साथियों मैं यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री, यानी जो केमिस्ट्री का बेस होता है, जड़ होती है। हम लोग आज केमिस्ट्री की जड़ पढ़ेंगे, क्या होता है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री होती क्या है। आपको जब फिजिक्स की क्लास ली गई थी तो उसमें आपको फिजिक्स का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो समझाया गया था। आज केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री आप जानते हो विज्ञान की एक शाखा होती है, यानी ये क्या है, रसायन विज्ञान। इसको हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, यानी केमिस्ट्री का हिंदी में अर्थ होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। अब यहाँ पे फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो फिजिक्स में हम लोग किसी वस्तु की बाह्य स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जैसे उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत पढ़े थे। लेकिन जो केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसी वस्तु की आंतरिक स्थिति के बारे में जो कुछ अध्ययन करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएगा। यानी किसी वस्तु की आंतरिक स्थिति का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान किस प्रकार से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक चीज वस्तु। सबसे पहली चीज होती है क्या, वस्तु, जिसको हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य को क्या कहते हैं, वस्तु। अब ये देखिए द्रव्य है क्या। द्रव्य का मतलब होता है, यहाँ पे आप इस तरह समझिए, द्रव्य बराबर होता है भार प्लस स्थान। ठीक है, यहां से आप समझिए, यानी कोई भी द्रव्य स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जो भार होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। कोई भी वस्तु, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो या द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब देखिए सपोज दैट हमारे पास ये डस्टर है। अगर डस्टर आप उठाते हो तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ वजन लगता है, कुछ द्रव्यमान आपको लगता है। लेकिन अब इसको अगर हमको रखना है तो उतना स्थिर, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसके बराबर इसको क्या चाहिए होगा, स्थान चाहिए होगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या कर लेगा, कवर करेगा इतनी दूर का। तो इसका मतलब ये स्थान भी घेर रहा है, इसमें क्या है, द्रव्यमान भी है। तो ये क्या होगा, आपका एक द्रव्य होगा। ठीक है, या फिर आप एक बोतल में पानी लेते हो। अगर आप पानी भरते हो, मान लीजिए आप 2 लीटर की कोई बोतल लेते हो, उसमें पानी डालते हो, तो आप देखोगे जो वजन होगा, जो पानी का द्रव्यमान होगा वो 2 लीटर के बराबर होगा। लेकिन वो स्थान भी कुछ घेरेगा, यानी 2 लीटर की बोतल है तो पूरा का पूरा 2 लीटर का एरिया वो कवर करेगा। तो उसमें भी क्या है, द्रव्यमान है और वो स्थान घेरता है। यहाँ पे जो भार होता है, देखिए द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, ये आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आप इसको द्रव्यमान कर लीजिए कि इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। जब आप ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो पहली चीज द्रव्य क्या होता है, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो वो क्या कहलाता है, आपका वह द्रव्य कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो आपका ये द्रव्य होता है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं जो हमको पढ़ना है। होती तो 5 है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है आपका गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद इसकी चौथी जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये अगर हमको पढ़ना नहीं है। फिर एक 5वीं अवस्था भी इसकी होती है। 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी यहाँ पे जो आपकी 5वीं अवस्था होगी इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो आपके एक वैज्ञानिक थे सतीश चंद्र बोस, उनके नाम सत्येंद्रनाथ बोस, सॉरी, यहाँ पे इसको BEC के नाम से जाना जाता है। 5वीं अवस्था में होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपका सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से इस 5वीं अवस्था को जाना जाता है। लेकिन अभी जो हमको पढ़ना है वो इन दोनों को नहीं पढ़ना है, इन दोनों को अभी छोड़ देना है। हमको पढ़ना केवल क्या है, 3 अवस्थाएं पढ़नी है। एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। ठीक है, अब इन अवस्थाओं में देखिए किस प्रकार से ये काम करते हैं, किस प्रकार से बनी होती है, वो सारी चीजें हम लोग सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे
ठोस क्या होता है, कोई भी आपका द्रव्य होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। सबसे बेसिक चीज कि जो आपका वस्तु होगी, जो आपका द्रव्य होगा, द्रव्य किससे मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है। फिर अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी यहाँ पे देखें तो किसी भी वस्तु का निर्माण सबसे पहले किससे होगा, अणु होते हैं। अणु से छोटी इकाई क्या होगी, परमाणु। यानी अणु किससे बनते हैं, परमाणु से बनते हैं। द्रव्य किससे बनते हैं, अणु से बनते हैं। तो अगर पदार्थ की अवस्था में देखा जाए, यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अब इसके बाद भी परमाणु आपका जो होता है, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है जिसके तीन तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु बनता है। तो उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द्रव्य, अणु और परमाणु क्या होता है। तो देखिए द्रव्य आप लोग सीख चुके हो कि प्रत्येक वह चीज जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो वो क्या कहलाता है, आपका द्रव्य कहलाता है। अब देखते हैं अणु क्या होता है, क्योंकि द्रव्य हमारे किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए अणु क्या होते हैं, अणु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अणु की परिभाषा में हम कह सकते हैं अणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है या वह सूक्ष्मतम भाग होता है जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा यह रासायनिक अक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, परमाणु होता है। ये द्रव्य के अति सूक्ष्म कण होते हैं या अति सूक्ष्म भाग होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा वे रासायनिक अक्रिया में भाग लेते हैं। ये हमारा परमाणु होता है। ठीक है। अब यहाँ पे द्रव्य की आपको तीन अवस्थाएं बताई गई थी, एक तो थी ठोस, दूसरी है आपकी द्रव और तीसरी क्या है, गैस। ये तीन अवस्थाएं अभी हमको पाना है, उनकी 5 हैं। यहाँ पे देखिए अब ये जो अणु जो आपके द्रव्य होते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका कोई भी एक पदार्थ है यानी द्रव्य है। अब ये पदार्थ जो होता है छोटे छोटे किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है और ये अणु इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये अणु क्या होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे अणु होते हैं। अब इन अणुओं के बीच में क्या होगा, परमाणु होगा। यहाँ पे ये अणु जो होते हैं, हमेशा आपको बताया गया कि अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। अब अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तो ये निरंतर गतिशील अवस्था में रहेंगे। गतिशील अवस्था का मतलब ये अणु है तो हमेशा क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते कि एक स्थान पर रखे हैं तो एक स्थान पर स्थिर रहेंगे। इनकी जो गति होती है निरंतर चलती रहती है। ये क्या होते हैं, हमेशा गतिज स्थिति में होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इस प्रकार से ये गति करते रहते हैं और इनकी जो गति होती है कभी भी एक रेखीय नहीं होती। एक रेखीय का मतलब ये यहाँ पे है तो ये नहीं है कि ये केवल सीधे इस तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएंगे। ये किसी भी कंडीशन में कहीं भी गति कर सकते हैं। जैसे ये वाला अणु है तो ये क्या करेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। अणुओं की इस गति का जो पता है सबसे पहले एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने लगाया था। इसलिए जो अणुओं की ये टेढ़ी मेढ़ी गति होती है इसको ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है। अब ये गति डिपेंड करती है इनके बीच के स्थान के ऊपर, हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी अणु होता है तो अणु देखिए पहले उसमें होता क्या है, जो आपका पदार्थ होता है वो अणु जो होते हैं, अणुओं के बीच क्या होते हैं, स्थान होते हैं। अणु के बीच स्थान होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अणु के बीच स्थान का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी आपका द्रव्य होता है वो किसी एक अणु से नहीं मिलकर बना होता, वो अनगिनत असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है। सपोज दैट जैसे ये आपको चाक दिख रही है, चाक अभी ये आपको एक संरचना दिख रही होगी, लेकिन अभी अगर इस चाक को हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा दबा देते हैं तो ये देखिए ये आपके सामने क्या होगा, इसका पूरा का पूरा एक चूर्ण जैसे बन जाता है। चूर्ण का मतलब ये पहले जो अवस्था थे ये इसी के अणु हैं, अब ये इसी अवस्था में, लेकिन अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं तो ये फिर से अपनी ठोस अवस्था में आ जाएंगे। यानी जैसे आप समझ लो कि मिट्टी का बर्तन बनता है, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले किया क्या जाता है कि जो आपकी मिट्टी होती है वो क्या होती है, चूर्ण रूप में होती है, पिसी हुई जैसे होती है। फिर उसको क्या करते हैं, उसको उसके ऊपर पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद उसकी संरचना, यानी पहले क्या होता है छोटे छोटे अणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए यही चाक था, अगर इसको हम तोड़ के एक चूर्ण बना लेते हैं उसके बाद इस प्रकार से करते हैं तो ये क्या होता है
छोटे छोटे अणु इसके क्या होते हैं, गिरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये चाहते इसको इस तरह से छोड़े तो एक ही बार में गिरेगा, तो जो छोटे छोटे अणु गिर रहे थे वही क्या है, इसके अणु है, अनियत अणुओं से मिलकर बना होता है। कई अणु मिल गए तो वो आपका एक द्रव्य बन गया है, बहुत सारे अणु मिलकर एक द्रव्य बनाते हैं। तो अब अणुओं के बीच में क्या होता है, स्थान होता है जिसे अंतरा अणु स्थान कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंतरा अणु स्थान। ये आपका क्या होता है, पहली चीज कि अणुओं के बीच में क्या होता है, स्थान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा अणु स्थान कहते हैं। अब अंतरा अणु का स्थान, फिर अणुओं के बीच में क्या होता है, अणु के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। अणु के बीच आकर्षण बल होता है, यानी किसी में ठोस में हो सकता है अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक हो तो द्रव में कम हो, और गैस में और ज्यादा कम हो, तो यानी दो या दो से अधिक अणु जो होंगे उनके बीच में अंतरा अणु का स्थान होता है, जिसे हम अंतरा अणु का स्थान, अणुओं के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतरा अणु का स्थान कहते हैं। फिर उसके बाद अणु के बीच में यानी एक से अधिक अणुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होगा। देखिए कहीं पे भी अगर दो वस्तुएं होती हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अब देखिए बात हम करते हैं सबसे पहले इसमें ठोस की, कि ठोस में किस प्रकार से ठोस की संरचना होती है। ठीक है, तो ठोस को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की संरचना हम केवल आपको बताएंगे। अब अभी तक आप लोगों ने छोटी क्लासों में एक परिभाषा पढ़ी होगी कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनकी संरचना, आकृति और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी आयतन और आकृति, आयतन प्लस आकृति, आयतन और आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। आयतन और आकृति बराबर क्या होती है, निश्चित होती है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी परिभाषा, अणुओं के आधार पर इसकी परिभाषा। ये परिभाषा एकदम एग्जैक्ट है, एकदम सही है कि ठोस का आयतन और आकृति निश्चित होता है। लेकिन अब अणुओं के बीच में देखिए तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये आपका फिगर है। ठीक है, कोई पदार्थ है, इसमें जो अणु होते हैं, इसके अणु होते हैं कुछ इस अवस्था में पाए जाते हैं। ये आपका अणु हो गया, ये क्या है, छोटे छोटे अणु हैं और ये इस अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के अत्यधिक करीब होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके आधार पर अगर हमको इसके ठोस की व्याख्या करनी हो तो आप देखिए जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच में अगर आप देखो तो ये क्या होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। यानी इनके बीच जो अंतरा अणु का स्थान होगा, दो अणुओं के बीच का जो स्थान होगा वो आप देखो बहुत कम दिखाई दे रहा है। दो अणुओं के बीच का जो गैप है वो ना के बराबर है। तो यहाँ पे पहली चीज हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के अंतरा अणु स्थान ना के बराबर होते हैं, या ठोस अणुओं के बीच में अंतरा अणु का स्थान ना के बराबर या बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे बहुत कम हो गए तो एक चीज देखो, अगर कोई चीज पास पास है, पास पास रहने का मतलब है कि सपोज दैट ये चीजें हैं, ठीक है, अगर इसमें दोनों एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी अगर ये इतनी दूर पे होते तो इसका मतलब इनके बीच में आकर्षण बल नहीं है, इसलिए दूर दूर है। क्योंकि आकर्षण बल का ही मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला ऐसा बल जो एक उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को आकर्षण बल कहते हैं। तो अगर ये पास पास है तो इसका मतलब इसमें आकर्षण बल है, लेकिन दूर दूर होंगे तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो सेम कंडीशन में यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर ये इनके अणु पास पास हैं तो इसका मतलब इनमें आकर्षण बल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। पास पास होने का मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं, और एक दूसरे से जुड़ने का मतलब आकर्षण बल के ही कारण दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो पहली चीज, ठोस में कुछ चीजें स्पष्ट हो रही हैं आपकी। पहली चीज तो इनके बीच में अंतरा अणु का स्थान जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। दूसरी चीज, इनके बीच दो अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है सबसे ज्यादा होता है। अब आकर्षण बल सबसे ज्यादा है तो सपोज दैट ये आपका मान लीजिए एक दो वस्तुएं हैं, ठीक है।
अब इनमें अगर इनको हम इस प्रकार से कर देते हैं, इस प्रकार से, तो आप कहोगे ये टी की संरचना आपको दिख रही है ना, टी की संरचना है। अगर इसको इस प्रकार से कर दें तो ये V की संरचना है। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी हम इस तरह से कर दें कि ये है तो कोई संरचना नहीं है, इन दोनों की संरचनाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे जुड़ने के कारण जब अणु आपस में बहुत पास पास होंगे, इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होगा, तो जिसके कारण इसकी आकृति क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। यही रीजन होता है कि ठोस के जो अणु, ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। किसके कारण? क्योंकि इसके अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, अंतरा अणु स्थान जो होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण इसकी आकृति निश्चित होती है। अब इसके बाद देखिए, अगर इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, ऊर्जा का मतलब ये अणु जो होते हैं गति करते हैं ना, जब आपस में पास पास है, स्पेस ही नहीं है, तो इनकी गति क्या होगी? ऑलरेडी कम हो जाएगी। सपोज दैट अगर आप लोग जैसे मान लीजिए प्रेयर के लिए खड़े होते हो, प्रेयर में अगर एक दूसरे से सट के खड़े होते हो तो आपसे आगे पीछे होने की कंडीशन बहुत कम होती है। तब आप लोग आगे पीछे बहुत कम होते, आपकी लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाए तो आप क्या करते हो? जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। इसमें जो होता है गतिज ऊर्जा जो होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण क्या होता है? इनकी संरचना निश्चित होती है और आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। ये थी आपकी ठोस की बात। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्रव की। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।